नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे आपसे वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से हमें एक बार बता दीजिए कि क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी बेहतर रूप से पहुंच पा रही है या नहीं, जिसके पश्चात दोस्तों हम आज की इस वीडियो को शुरू कर सकें। बताएं भाई, जल्दी बताएं। चलिए, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बात करेंगे वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, जल्दी से जुड़ जाइए, बाकी लोगों को भी जोड़ लीजिए। उसके बाद हम लोग क्लास को शुरू करें। ठीक है, देखिए भाई, वैदिक सभ्यता जो है, इनसे आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। वैदिक सभ्यता से, वैदिक सभ्यता या फिर आपको शब्द जो मिलेगा वह मिलेगा संस्कृति। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आज की चर्चा को शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा कि वैदिक के साथ जो सभ्यता शब्द लगाया जाता है ये पूरी तरीके से गलत है। वैदिक के साथ सभ्यता शब्द नहीं होना चाहिए, बल्कि वहां पर संस्कृति शब्द होना चाहिए। वैदिक जो है यह एक कल्चर था, न कि सिविलाइजेशन था। अर्थात वैदिक क्या है, एक संस्कृति है, न कि सभ्यता है। अब इसके पीछे कारण क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कारण कुछ यूं है कि जो सभ्यता होती है, सभ्यता नगरीय स्तर की होती है। मतलब वहां पे जो जीवन होता है लोगों का, सभ्यता में जो रहने वाले जो लोग होते हैं, जो उनकी प्रजा होती है, जो जनता होती है, उनका जीवन जो होता है वो हाई स्टैंडर्ड का होता है। यदि मैं एग्जाम्पल से समझाऊं तो आप समझ पाएंगे कि जैसे वर्तमान में जो लोग गांव में रह रहे हैं वो संस्कृति का हिस्सा है, और जो लोग शहर में रह रहे हैं वो सभ्यता का हिस्सा है। तो आप आसानी से समझ पाएंगे, जो सभ्यता है ये शहरीकरण को दर्शाती है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दर्शाती है। वहीं पर जो कल्चर है ये ग्रामीण स्थिति को दर्शाती है, और इसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये लो है। तो वैदिक जो है यह क्या थी, संस्कृति थी। ठीक है, तो हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उनको डिस्कस कर लिया था। तो आप लोगों तक आवाज सही से पहुंच पा रही है, जिसके पश्चात हम लोग आज की जो डिस्कशन है उसको शुरू करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे भाई, आपके एग्जाम के लिए जो भी फैक्ट्स हम आज बताएंगे वो सभी इंपॉर्टेंट है। इससे एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले पॉइंट हम आज की तरफ चलते हैं। आप लोगों को कल हमने एक देवता के बारे में बताया था और हमने उनके नाम का जिक्र भी किया था। याद होगा तो याद होगा, वह देवता है आपके पूसन। तो पूसन कौन है, यह किसके देवता हैं, आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है। बताइए भाई, किसी को जानकारी है कि जो पूसन है यह किसके देवता है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूसन जो है यह किसके देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो पूसन को किसका देवता कहते हैं? शूद्रों के देवता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये शूद्रों के देवता के रूप में स्थापित है। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि शूद्रों के देवता किसे कहा गया है। तो शूद्रों का देवता जो है यह कहा गया है आपके पूसन को। ठीक है, आगे चलते हैं अब कुछ फैक्ट की तरफ, जिससे कि आपके ऋग वैदिक धर्म की क्या विशेषताएं थी, क्या कुछ था, हमने उसको डिस्कस किया है। ऋग वैदिक समाज कैसे था, उनकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, ये सभी चीजें जो है हमने आपको बताया है। अब एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है, उसको इंडिकेट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि ऋग वैदिक काल जब आप देखोगे तो वहां पर कुछ महिला विद्वान हैं जिनके नाम आपको ध्यान में रखने होंगे। ऋग वैदिक काल में कुछ महिला विद्वान हैं, इनके नाम, अच्छा नाम किसी को याद है तो बताएं भाई, पूछा जाता है। महिला विद्वान कह लें या फिर विदुषी कह लें, बताएं किसी को नाम याद है? इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन
विदुषी महिलाओं के रूप में स्थापित नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज के बारे में हमने आपको बताया ही था कि ऋग्वैदिक समाज कैसा था मेरे भाई। तो ऋग्वैदिक समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था। ठीक है, पैट्रियार्चल सोसाइटी थी। वहीं पर विदुषी की बात करें, कौन कौन सी ऐसी महिलाएं थी जो कि उस समय जो थी वह क्या थी, मतलब विद्वान थी। तो नाम याद कर लीजिएगा, सची, नाम क्या क्या है, सची। उसके अलावा सूर्या, ये हीरो सूर्या नहीं है साउथ वाला, नाम है रोमसा, रोमसा। आपाला, अपाला नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, इनसे तो भली भांति परिचित होंगे। घोषा, लोपा मुद्रा, लोपा मुद्रा। ठीक है, विश्ववारा, विश्ववारा। ठीक है, मुदगलानी, मुदगलानी। इसके अलावा पौलोमी, पौलोमी। ये आपको नाम ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चाहे घोषा हो, लोक मुद्रा हो, सची हो, पौलमी हो, सूर्या हो, अपाला हो, इन सभी के नाम आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इनके नाम आप ध्यान में रखेंगे, भूलने नहीं चाहिए। अब एक चीज आपके एग्जाम में पूछा जाता है तर्क में लेके कि क्या जब ऋग वैदिक काल था, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एक कुल 16 संस्कार होते हैं। संस्कारों की संख्या कितनी भाई, 16। तो आपके एक संस्कार का नाम है उपनयन संस्कार। आप लोगों ने सुना होगा उपनयन संस्कार के बारे में। तो उपनयन संस्कार जैसा कि वर्तमान में आप देखते हैं, जिसको हम लोग जनेऊ कहते हैं, जनेऊ आप लोग, उपनयन संस्कार में क्या होता है उपनयन संस्कार शिक्षा के पहले होता है। ठीक है, तो उपनयन संस्कार में उपनयन पहनाया जाता है, जिसको जनेऊ बोलते हैं। इसी संस्कार के पश्चात वो जनेऊ धारण करते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि ऋग वैदिक काल में जो उपनयन संस्कार का जो ये अधिकार था, यह किसको प्राप्त था, क्या महिलाओं को भी प्राप्त था कि नहीं। पुरुष प्लस महिला दोनों का उपनयन संस्कार हो सकता था। ध्यान रहे, ऋग वैदिक काल में आपको ध्यान रखना है कि महिलाओं को भी उपनयन संस्कार के कुल अधिकार थे। जैसा कि हमने आपको बताया, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, 16 है, जिसमें आपके जो संस्कार हैं वो जन्म के पूर्व से लेके जन्म मृत्यु के बाद तक में आपके क्या है भाई, वो फैले हुए हैं। ठीक है, तो 16 संस्कारों के नाम आपको ध्यान में रखने होंगे, जिसमें शुरुआत होती है गर्भाधान संस्कार से लेके और अंतिम होता है आपका अंत्येष्टि संस्कार। जब बालक होता है, माता के गर्भ में आता है, तो उसके लिए गर्भाधान संस्कार किया जाता है। और जब उस बालक की बड़े होंगे, विवाह होगा, शिक्षा के लिए जाएंगे, धन कमाएंगे, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग संस्कार होगा। और सबसे अंतिम संस्कार जब मृत्यु हो जाएगी तो उसके पश्चात अंत्येष्टि संस्कार। और इस प्रकार से कुल 16 संस्कार बताए गए हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक है आपका उपनयन संस्कार। तो ये जो उपनयन संस्कार है इंपॉर्टेंट है। यह कब होता है, तो जब कोई व्यक्ति या कोई बालक जब ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है तब के समय। अभी मैं एक एक करके बताऊंगा, अभी तो ये चीजें वैदिक काल के संदर्भ में चल रही हैं। जब हम बात करेंगे कि आश्रम व्यवस्था क्या है, जिसमें हम आपको 4 आश्रम बताएंगे, संस्कार क्या है, विवाह एवं विवाह के प्रकार क्या है, सभी चीजें हम आपको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल ये जानिए कि जो उपनयन संस्कार है, उपनयन संस्कार का अधिकार ऋग्वैदिक काल में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी है। लेकिन जब आप देखोगे ऋग्वैदिक काल जैसे ही समाप्त होता है, आगे के काल आते हैं, तो इसमें महिलाओं को उपनयन का अधिकार हटा दिया जाता है।
आप अच्छा ये बताइए कि आपके समाज में अभी आपने किसी ऐसी महिला को देखा हो जिन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करने से पहले उपनयन संस्कारों का किया गया हो, उनको जनेऊ धारण कराया गया हो? नहीं, क्योंकि अब ये जो उपनयन अधिकार है केवल पुरुषों तक सीमित है। इस फैक्ट को आपको ध्यान में रखना होगा। इतनी बातें क्लियर हैं? बताइए भाई। चलिए देखिए, अब ऋग वैदिक काल जब हम पढ़ रहे हैं तो ऋग वैदिक काल में जो समाज था वो अलग अलग भागों में बटा हुआ था। जैसे वर्तमान में यदि आप समाज देखोगे तो पता चलेगा कि सबसे छोटे स्तर पर आपका गांव है, जिसमें आप लोग हंसी खुशी रहते हो, खूब अच्छा सा माहौल है, घर पे नानी दादी अम्मा चाचा चाची सभी लोग निवास करते हैं, ठीक। अब उससे आगे बढ़े तो आपका ब्लॉक हुआ, ब्लॉक से आगे बढ़े तो आपका डिस्ट्रिक्ट हुआ, जिला से आगे बढ़े तो आपका राज्य हुआ, और राज्य से आगे बढ़े तो आपका देश हुआ। तो कुछ ऐसे समाज जो है वो राजनीतिक इकाइयों में बटा हुआ है। सबसे छोटा इकाई जो है वो आपका गांव हो गया, ग्राम हो गया, और सबसे बड़ी इकाई जो गई आपकी देश हो गया, कंट्री हो गया। ठीक उसी प्रकार ऋग वैदिक काल में जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार स्थापित थी, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, एक एक करके बताऊंगा। सबसे छोटे स्तर पर था आपका कुल। क्या था भाई? कुल, जिसको हम लोग बोलते हैं परिवार। ठीक, परिवार से मिलकर बनता था आपका ग्राम, जिसको हम लोग गांव बोलते हैं। ठीक है, ग्रामों के मिलने से बनता था विश्व, या फिर उसको हम लोग वंश कहते हैं। विश्व कह लें या फिर वंश कह लें। ठीक है, और विषयों के बनने से बनता था आपका जन। ठीक है, तो ये चार महत्वपूर्ण इकाइयां थी उस समय समाज की। अब आपसे एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे ध्यान रखिएगा। ऋग वैदिक काल में समाज की या राजनैतिक इकाई सबसे छोटी इकाई क्या थी? ध्यान रखिएगा, वह क्या था भाई? कुल था, अर्थात परिवार था। वहीं पर सबसे बड़ी इकाई क्या थी? वह थी आपकी जन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो भी ये इकाई बताई गई हैं इनके दो चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। क्या रखनी होंगी? कि इनके प्रमुख को क्या कहा गया है। जैसे कि आपके घर में, आपके परिवार में प्रमुख कौन होते हैं? आपके पिता, या फिर दादाजी होंगे तो दादाजी प्रमुख हैं। ठीक, उसी प्रकार गांव का प्रमुख होता है ग्राम प्रधान, आप लोग नाम जानते होंगे। ब्लॉक का प्रमुख होता है ब्लॉक प्रमुख, जिले का प्रमुख होता है जिलाधिकारी, राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल, और राष्ट्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। आप लोग जानते होंगे ना। ठीक इसी प्रकार, और उसी प्रकार की व्यवस्था हमको ऋग वैदिक काल में मिलती है, जिसमें थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे कुल का जो प्रमुख है वह क्या कहा जाता था, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कुल के प्रमुख को कुलप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलप। ठीक है, नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, कुलप कहते थे। वहीं पर जो ग्राम का अधिकारी था, जो ग्राम का प्रमुख था, इसको क्या कहा गया है? ग्रामणी कहा गया है। क्या कहा गया है? ग्रामणी। ठीक है, वहीं पर जो विश्व का अधिकारी होता था, विश्वपति। विश्वपति। ठीक है, और जो जन का अधिकारी होता था, या जन का जो प्रमुख होता था, इसको क्या कहते थे? जनपति, या फिर कह लें तो राजा। ठीक है, तो सबसे बड़ी इकाई का प्रमुख को जनपति या फिर राजा कहा जाता था। तो कुल या परिवार क्या है भाई? कुल या फिर परिवार क्या है? तो कुल परिवार को हम कैसे संदर्भित कर सकते हैं कि एक ही रक्त समूह के जो सदस्य होते थे वो कुल या फिर परिवार के रूप में जाने जाते थे। जब कई सारे कुल या परिवार मिलते थे तो उनसे ग्राम का निर्माण होता था, और जब कई सारे ग्राम मिलते थे तो उनसे विश्व का निर्माण होता था, और अनेक विश्वों के समूह को क्या कहा गया है? जन कहा गया है। और प्रत्येक के नाम हमने आपको, उनके जो प्रमुख हैं वो आपको बता दिए। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, समस्या, कठिनाई?
बताइए भाई। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक फैक्ट है, एक पॉइंट है, आपको ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट में आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि हमने आपको बताया कि ऋग वैदिक काल में, जब वैदिक काल आप पढ़ोगे तो उसमें पुत्री के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो क्या किया गया है? पुत्री के लिए शब्द क्या प्रयोग किया गया है, हमने आपको बताया था। और बेटियों के लिए शब्द क्या प्रयोग किया गया है, बताइए। दुहित्री। बेटियों के लिए क्या किया गया है भाई? दुहित्री। ठीक है, या फिर कह लें कृपण, हमने आपको बताया था, कृपण कह लें या फिर दुहित्री कह लें। लेकिन इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। वो पॉइंट क्या है कि वे कन्याएं जो जीवन भर कुंवारी रहती थी, मतलब जिनका विवाह नहीं होता था, वो कन्या जिसका विवाह नहीं हो, विवाह न हुआ हो, जीवन भर कुंवारी रहती थी, उनको क्या कहते थे? ये इंपॉर्टेंट है, पता है? पता है भाई? नहीं पता? अमाजू। क्या कहते थे? अमाजू। ध्यान रखिएगा। इतनी बातें क्लियर हैं? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, डाउट, समस्या, परेशानी, कठिनाई? अन्यथा हम आगे बढ़ें। चलिए ठीक है। देखिए जो ऋग वैदिक काल है, ऋग वैदिक काल में दो प्रकार के अंतर जाति विवाहों का हमको प्रकार दिखाई देता है। ऋग वैदिक काल जो है, इसमें दो प्रकार के अंतर जाति विवाह का हमको प्रचलन दिखाई देता है। अंतरवर्णी कह लें, हालांकि उसमें जाति कहना ठीक नहीं होगा, अंतःवर्णीय विवाह हमको दिखाई देता है। वो विवाह कौन कौन से थे मेरे भाई? देखिए जितनी भी क्लासेस हुआ करें, उस सभी क्लासेस, जैसे कि मैंने पूरा यहाँ तक पढ़ा दिया लास्ट तक, उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। तो क्या होगा कि आपके पास सभी कुछ जानकारियां लास्ट में एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो ऋग वैदिक काल में जो अंतरवर्णी विवाह की जानकारी हमको मिलती है, तो कितने प्रकार के अंतरवर्णी विवाह थे? दो प्रकार के थे। कौन कौन से, उनको क्या नाम दिया जाता है? तो एक आप बोलते हैं हम लोग अनुलोम विवाह। क्या बोलते हैं? अनुलोम विवाह। ठीक है, अनुलोम विवाह। वहीं पर दूसरा जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम विवाह। तो दो प्रकार के अंतरवर्णी विवाह का वर्णन हमको दिखाई देता है। अंतरवर्णी का मतलब क्या होता है? अंतरवर्णी का मतलब होता है कि दो अलग अलग वर्णों में आपस में जो विवाह होता है उसको अंतरवर्णी विवाह कहते हैं। हालांकि यदि आप देखोगे, जब हम विवाह के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि अच्छा खासा टॉपिक है आपका, तो विवाह के कुल 8 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, कितने प्रकार बताए गए हैं? 8 प्रकार, जिनमें से जो 4 हैं यह मान्य है, जो कि प्रथम चार समाज में मान्य हैं, और जो अंतिम 4 हैं, अंतिम जो 4 विवाह हैं 8 में से, ये समाज में क्या है? अमान्य है। तो कुल 8 प्रकार के विवाह हैं, जिनकी चर्चा हम आपसे बाद में अलग से करेंगे, जिसमें आपका पैशाच विवाह है, ब्रह्म विवाह है, गंधर्व विवाह है, असुर विवाह है, कई सारे विवाह हैं, विवाह के प्रकार हैं, जिसकी चर्चा हम एक एक करके करेंगे। फिलहाल हम इस टॉपिक पे आते हैं कि ऋग वैदिक काल में दो प्रकार के अंतर्वर्णी विवाह थे। एक था आपका अनुलोम विवाह, दूसरा था आपका प्रतिलोम विवाह। इसका मतलब क्या था भाई? क्या, किस लिए था? इस चीज को भी समझ लेते हैं, आखिर क्या चीज है।
अच्छे से दिखाई भी दे रहा है? वीडियो की क्वालिटी सही है? बताएं। चलिए, ठीक। तो ठीक है, हम लोग वापस आते हैं। अनुलोम विवाह क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि अनुलोम विवाह क्या है या फिर प्रतिलोम विवाह क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमने आपको उच्च वर्ण और निम्न वर्ण के बारे में नहीं बताया है, मैं बता दे रहा हूं। फिलहाल ये जानिए कि जो पुरुष हो, जो पुरुष हो, पुरुष हो, और सिंपल सी बात है, पुरुष और कन्या के बीच में विवाह होगा। उस समय तो 377 था नहीं, होमोसेक्सुअलिटी थी नहीं उस समय, पुरुष स्त्री के बीच में ही था ऐसा कॉन्सेप्ट ना। अब तो ये अभी जाकर हो गया है, लोगों के अरमान जाग जाते हैं। खैर, पुरुष जब उच्च वर्ण का हो, अनुलोम विवाह कहता है कि जब पुरुष जो है यह उच्च वर्ण का हो और जो कन्या है यह निम्न वर्ण की हो, निम्न वर्ण की हो, तो ऐसे विवाह को, ऐसे अंतर्वर्णीय विवाह को क्या कहा गया है? अनुलोम विवाह कहा गया है। ठीक है। वहीं पर जब प्रतिलोम विवाह की बात करते हैं तो उनमें पुरुष और कन्या में क्या कहा गया है? यहां पर जो पुरुष होगा, यहां पर जो पुरुष होगा यह निम्न वर्ण का होगा और जो कन्या होगी यह क्या होगी? उच्च वर्ण की होगी। तो ऐसे विवाह को क्या कहा गया है? प्रतिलोम विवाह कहा गया है। अब समझिएगा कि ये जो आपको हमने उच्च वर्ण कौन सा है या फिर निम्न वर्ण कौन सा है, समझिएगा। हमने आपको चार वर्ण बताए, ठीक है। क्या बताए भाई? चार वर्ण बताया आपको। इसमें हमने आपको बताया कि भैया ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है और शूद्र होता है। तो कुल चार वर्णों के बारे में हमने आपको जानकारी दिया। अब ध्यान रहे कैसे समझेंगे। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये सबसे ऊपर वाले जो वर्ण कहे एक देखे जाएंगे तो ये उच्च वर्ण आते हैं। ये क्या आते हैं? उच्च वर्ण। और जो नीचे के वर्ण हैं इनको हम लोग क्रमशः क्या बोलते हैं? निम्न वर्ण बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक ऊपर वाला वर्ण जो होता है अपने नीचे वाले वर्ण से उच्च वर्ण होगा। जैसे ब्राह्मण जो है यह तीनों वर्णों के लिए उच्च वर्ण में आएगा। वहीं पर जो क्षत्रिय की बात करें तो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए केवल उच्च वर्ण में आएगा, जबकि ब्राह्मण के लिए यह क्या आ जाएगा? निम्न वर्ण में आ जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण से इसका जो पोजीशन है वह क्या है? नीचे है। उसी प्रकार वैश्य, उसके नीचे शूद्र। और वहीं पर यदि आप उच्च वर्ण का कॉन्सेप्ट देखें तो यदि कोई वर्ण उस वर्ण से ऊपर की स्थिति में है तो वह वर्ण उच्च वर्ण कहा जाएगा, और जो खुद का वर्ण है वह क्या कहा जाएगा? निम्न वर्ण कहा जाएगा। तो अब आप समझ पाएंगे। एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूं कि मान लीजिए कोई ब्राह्मण पुरुष हो और इन वो अपने वर्ण को छोड़ के, मतलब ब्राह्मण वर्ण को ही छोड़ के अन्य तीन वर्णों में से किसी के साथ विवाह करता है, तो वो वर्ण क्या है? उसके उसके क्रम, उसके हिसाब से बाकी वर्ण तो उसके हिसाब से निम्न वर्ण बचे। तो कन्या क्या हो गई? निम्न वर्ण की बची। तो जब वह जो पुरुष है वह उच्च वर्ण का है और कन्या निम्न वर्ण की है, तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। ठीक है। लेकिन मान लीजिए जो पुरुष है वह शूद्र वर्ण का है और कन्या जो है यह ब्राह्मण वर्ण की है, यदि ऐसा कोई विवाह होता है तो ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं, जिसमें कि जो कन्या हो वह निम्न वर्ण की हो और जो पुरुष हो यह ब्राह्मण वर्ण का हो। तो ऐसे विवाह को क्या कहा गया है? प्रतिलोम विवाह कहा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे कि अनुलोम विवाह क्या है या फिर प्रतिलोम विवाह क्या है, इसे किस प्रकार से समझा जा सकता है। यदि आपसे एग्जाम्पल में भी पूछा जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि आप ये चीजों को समझ पाए होंगे। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कठिनाई बताएं।
ठीक है, तो ये हमने आपसे डिस्कस किया कि भाई क्या है विवाह के दो प्रकार। मैंने ध्यान रखिएगा, ये विवाह के उस प्रकार की चर्चा हमने आपसे की है जो कि वर्ण के आधार पे है, ध्यान रखिएगा। और वर्ण के आधार पे क्या, अंतःवर्णी, जैसा कि हमने बताया कि जब दो अलग अलग जो वर्ण है, यदि हम उसकी बात करते हैं। सर यूजी के लिए कब से क्लास चलेगा? जल्दी चलेगा मेरे भाई सुभाष जी, जल्द ही क्लासेस चलेंगी यूजी के लिए। आप लोगों की कल या परसों से मैं क्लासेस लाइव करने वाला हूं, चिंता न करिए। अभी फिलहाल जो यहाँ पे चीजें चल रही हैं वो भी आपके क्लास के जो जनरल अवेयरनेस का है उसमें आपका कवर होगा। यदि एमए की भी जो क्लासेस होती हैं, यदि आप उसमें ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो कुछ चीजें हैं वो आपके एग्जाम में बेनिफिशियल होगी। जो जनरल अवेयरनेस का आप लोगों का पार्ट है उसमें पूरा पूरा कंट्रीब्यूट होगा आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं और जो यहाँ पे हमने बताया ये अंतर्वर्णी विवाह के बारे में आपसे बात किया। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, एक प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आया था, यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, क्या किसी को पता है कि रत्निन किसे कहा गया है? रत्निन किसे कहते हैं? आखिर ये रत्निन होता क्या है, बताएं। रत्निन किसे कहा गया है? रत्निन किसे कहा गया, बताएं भाई। नहीं पता? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रत्निन किसे कहते हैं तो ध्यान से समझिएगा। जब किसी राजा का राज्याभिषेक किया जाता था, क्या किया जाता था? राज्याभिषेक किया जाता था। तो आप फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा कि जब किसी का राज्याभिषेक करते थे तो उसके संबंधित जो भी सामंत थे, जो भी अधिकारी थे, वो उनके राज्याभिषेक में भाग लेते थे। तो वे समस्त अधिकारी, वे समस्त लोग जो कि राज्याभिषेक में राजा के साथ में भाग ले, उसमें उनको रत्निन कहा गया। जिसमें आपके ग्रामीणी होते थे, रथकार होते थे, कर्मकार होते थे, जो विभिन्न अधिकारी हैं जो राज्याभिषेक में कार्य करते, भाग लेते थे और राजा के द्वारा दिए गए जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते उनको संपादित करने का कार्य करते थे। तो ऐसे अधिकारियों को ही क्या कहा गया है? रत्निन कहा गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग ऋग वैदिक काल पढ़े और आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि वैदिक काल जो है, इस वैदिक काल में किस मृदभांड का प्रयोग किया जाता था? जो आप सभी लोग जानते हैं, जैसे वर्तमान में हम लोगों के पास विभिन्न प्रकार के बर्तन हैं। वर्तमान समय में हम लोगों के पास विभिन्न प्रकार के बर्तन है। कोई सोने की थाली में खा रहा है, कोई चांदी के थाली में खा रहा है, और कोई बेचारा पत्ते के जो दोना होता है, पत्तल होता है, उसमें खा रहा है। तो विभिन्न प्रकार के बर्तनों की कैटेगरी है और हर एक बर्तन की अपनी अपनी विशेषता है। तो प्रश्न ये है कि जो वैदिक काल है उसमें जो मृदभांड चलते थे, जो पॉटरीज थी, उनको किस नाम से जानते? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं कि हर एक काल, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे आपका मौर्य काल हो, चाहे आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का पहले वाला काल हो, गुप्त काल हो, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल हो, हर एक काल में एक विशिष्ट प्रकार की बर्तन बनाने की परंपरा रही है, जिनको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में बात कर लूं कुछ मृदभांडों की, तो सबसे पहले आएगा आपका BRW, जिसको हम लोग ब्लैक एंड रेड वेयर बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका OCP, जिसको हम लोग अकॉर्ड कॉलर्ड पॉटरी बोलते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आपका PGW, जिसको हम लोग पेंटेड ग्रे वेयर बोलते हैं। और ये जो PGW है, ये इसी वैदिक काल में चलता था, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चित्रित धूसर मृदभांड। क्या बोलते हैं? चित्रित
धूसर मृदभांड, ठीक है। और इसके पश्चात जो आपका था वो था आपका NBPW, जिसको लोग नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बोलते हैं। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो आपको ध्यान में रखने होंगे। फिलहाल ये जानिए कि वैदिक काल में जो बर्तन थे उन बर्तनों को क्या कहा गया है, चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर। इतनी बातें क्लियर हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कौन से पॉइंट है भाई, वो ध्यान से समझिएगा। हम जब वैदिक काल पढ़ते हैं, बाकी जो साहित्य होते हैं, तो हमको वहां से पंच महायज्ञ की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? पंच महायज्ञ की। यह जो पंच महायज्ञ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। कौन कौन से यज्ञ हैं भाई, उन सभी के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। दूसरा पितृयज्ञ, पितृयज्ञ। तीसरा मनुष्य यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। चौथा देव यज्ञ, देव यज्ञ, ठीक है। और पांचवा भूत यज्ञ। तो कुल 5 यज्ञ बताए गए। अब आपसे हमारा एक प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा और हमें बताइएगा, यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि वह कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिनमें यज्ञ वेदिकाओं के संरचना व निर्माण के बारे में उल्लेख मिलता है, बताएं। कहां प्राप्त होता है, बताएं भाई। वह कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें यज्ञ वेदिकाओं के निर्माण किस प्रकार किए जाएंगे, उनकी संरचना क्या होगी, ये वर्णन हमको कहां पर मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बताइए भाई। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यजुर्वेद, बहुत बढ़िया, शाबाश। यजुर्वेद हमने बताया भी था जब यजुर्वेद पढ़ा रहे थे। तो यजुर्वेद जो है, जैसा कि हमने बताया था कि अब यजुर्वेद को 2 भागों में विभाजित करोगे तो एक शब्द है यजु और दूसरा शब्द है वेद। यजु का मतलब होता है यज्ञ और वेद का मतलब होता है ज्ञान। तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है कि किस विधि में किस प्रकार के यज्ञ वेदिका का निर्माण किया जाएगा। यदि आप लोगों ने बड़े बड़े पूजा स्थलों पे देखा होगा तो बड़ी बड़ी पूजाएं आपके घर में हुई होंगी, तो वहां पे जो यज्ञ वेदिका है उनके निर्माण की प्रक्रिया भी अलग है। आप देख के आश्चर्य करेंगे, जानकर आश्चर्य करेंगे। सामान्यतः हम लोग जो यज्ञ वेदिका देखते हैं वो वर्गाकार देखते हैं, लेकिन अलग अलग पूजा स्थलों में, अलग अलग पूजा पद्धति में अलग अलग यज्ञ वेदिकाओं के निर्माण की पद्धति है। इसमें कोई आयताकार बनता है किसी यज्ञ में, किसी में वर्गाकार बनता है, किसी में सितारे के आकार का बनेगा। अलग अलग यज्ञ वेदिकाओं के निर्माण के प्रकार की चर्चा की गई है और ये सभी वर्णन हमको इसी यजुर्वेद में दिखाई देते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। बताएं भाई। चलिए ठीक है, आगे कुछ 1-2 पॉइंट और करेंगे। उसके पश्चात हम लोग कल से जो अन्य फैक्ट है, जिसमें हम लोग कल सबसे पहले बात करेंगे कि स्मृति क्या है, स्मृति में कितनी स्मृतियां हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके पश्चात
हम लोग संस्कार या फिर जो प्रमुख 6 दर्शन है, जिसको षड दर्शन बोलते हैं, उनकी चर्चा हम लोग डिटेल में कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग अलग से पढ़ेंगे अभी अष्ट विवाह क्या है, जिसमें हमने आपको बताया ना कि विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, तो उनमें अष्ट विवाह क्या है, आश्रम व्यवस्था क्या है, वेदांग सूत्र, सूत्र के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है सती प्रथा के बारे में, जैसे में कि जो सती प्रथा है, क्या ये वैदिक काल में थी कि नहीं थी। वैदिक काल में सती प्रथा का वर्णन दिखाई देता है कि नहीं। वैदिक काल में जो सती प्रथा है, जो समाज है, इसका वर्णन हमको दिखाई देता है कि नहीं। अच्छा, आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न आया है कि सती प्रथा को किसने समाप्त किया था। ये 2 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बताइए भाई। तो सबसे पहले ये जानिए, वैदिक काल में जो सती प्रथा थी यह प्रचलित नहीं थी। वैदिक काल में जो सती प्रथा थी यह प्रचलित नहीं थी। ठीक है, और इसको सती प्रथा को समाप्त किसने किया। बाद में जब सती प्रथा लागू हुई और समाज में प्रचलित हो गई, तो इसको समाप्त किसके द्वारा किया गया। उनका नाम आपको ध्यान में रखना है, लॉर्ड विलियम वेंटिक के द्वारा। लॉर्ड विलियम वेंटिक जो हैं, इनके द्वारा इस सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। कब किया गया, 1929 में। किसकी सहायता से, इनका नाम आप एकदम ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा ये जो सती प्रथा है, इनके खिलाफ आवाज उठाई गई, और इस आवाज को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि उसमें भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने 1929 में जो सती प्रथा है इसको फाइनली क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, उसके अलावा बात करें यदि हम दास प्रथा की, कि क्या वैदिक काल में सॉरी दास प्रथा की जानकारी मिलती है कि नहीं। तो जब आप ऋग वैदिक पीरियड पढ़ोगे तो भारत में जो दास प्रथा की प्राचीनता है हमको दोनों काल में दिखाई देती है, चाहे आपका ऋग वैदिक काल हो चाहे आपका उत्तर वैदिक काल हो। तो जी हां, वैदिक काल में जो दास प्रथा थी यह प्रचलित थी। ठीक है, प्रचलित थी, ध्यान रखिएगा। वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। अब इंपॉर्टेंट यह है कि ये जो दास प्रथा है, तो मौर्यकालीन जब आपको समाज हम पढ़ाएंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जान लीजिए एडिशनल पॉइंट में, दास प्रथा क्या। अरे भाई, दास रखने का, गुलाम रखने का। गुलाम बोलते हैं ना स्लेव्स। जैसे हम अपने घर में किसी को बस खाने पे रख लें और काम कराते रहें, बेटा तुमको खाना देंगे, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, तुम मेरे नौकर बन के हो, तुमको किसी प्रकार का कोई तनख्वाह नहीं देंगे, लेकिन उसके बदले में तुमसे क्या करेंगे, हम काम लेंगे। तो ये है आपका दास प्रथा, इसको हम लोग स्लेवरी बोलते थे। स्लेवरी बोला जाता है, समझ गए। चलिए, तो दास प्रथा के बारे में कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बोलते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है मौर्य काल के संबंध में। तो मौर्य काल की जानकारी देता कौन है भैया। तो मौर्य काल की जानकारी को सबसे अच्छा कौन देगा, हमारे चाणक्य जी, हमारे कौटिल्य जी। इनके 3 नाम है कौटिल्य के, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। तीनों नाम आपको ध्यान रखने। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से विष्णुगुप्त की पहचान किसके द्वारा की जाती है। तो ध्यान रहे, कौटिल्य के ही हमको 2 अन्य नाम मिलते हैं, एक चाणक्य मिलता है, दूसरा हमको विष्णुगुप्त मिलता है। और इसी कौटिल्य ने, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र है, इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा है कि मौर्य काल के समाज में 9 प्रकार के दास थे। कितने प्रकार के, 9 प्रकार के दास का उल्लेख मिलता है। ये जो संख्या है आपको ध्यान रखना, आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बनते हैं कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों का वर्णन किया है। तो ध्यान रखिएगा, यह किया है कितने, 9 प्रकार के। वहीं पर जब आप गुप्त काल में आते हो तो गुप्त काल के समय जो नारद हैं, जिनकी नारद स्मृति है, नारद जो हैं जिनकी नारद स्मृति है, नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। 15 प्रकार के दास का
उल्लेख मिलता है। वहीं पर जब आप मनुस्मृति देखते हो जिसकी रचना मनु के द्वारा की गई, यहां पर आपको 7 प्रकार के दास दिखाई देते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के दास दिखाई देते हैं। तो ये सभी फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल बाद किसमें भी मिलेंगे, जैसे चोल साम्राज्य में जब आप आओगे, जो कि दक्षिण का साम्राज्य होगा चोल साम्राज्य, तो चोल साम्राज्य में देवदासी प्रथा थी। चोल साम्राज्य जब आप आओगे, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कई बार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी एडिशनल जानकारी दे रहा हूं। चोल साम्राज्य में देवदासी परंपरा थी, देवदासी प्रथा थी। देवदासी प्रथा मतलब क्या होता है कि मंदिरों में देवी की पूजा के लिए कन्याओं को रखा जाता था। मंदिरों में जो देवी थी उनकी पूजा आराधना के लिए देवियों को रखा जाता था, मतलब कन्याओं को रखा जाता था, जिनको देवदासी कहा जाता था, और उन्हें इसके एवज में वेतन भी दिया जाता था। देवदासी प्रथा क्या थी, किसके साम्राज्य में प्रचलित थी, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा, दास प्रथा का अंत किसने किया? हालांकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें अन्य एग्जाम में कभी यदि पूछ ले तो ध्यान रखिएगा। अकबर के द्वारा दास प्रथा समाप्त किया गया था। अकबर ने क्या किया था? इसको समाप्त किया था। मुगल वंश का शासक है अकबर। कब किया था? 1562 में। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है भाई? बताइए, क्लियर है? तो समाप्त करें आज की क्लास को। बस फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कठिनाई यदि हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और हमारा जो नया चैनल है CUET अड्डा पॉइंट, आप सभी से निवेदन है उस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ पाए, क्लासेस और इंटरेस्टिंग हो। तो आप सभी से एक बार पुनः निवेदन है कि आपके घर में भाई इतने मेंबर होंगे, आपके मित्र यार होंगे, दोस्त होंगे, तो आप सभी उन्हें भी जोड़िए, उनको भी प्लेटफॉर्म पे लेके आइए। तो CUET की अब अलग से जितनी भी क्लासेज हैं, टोटल क्लासेज आपकी इसी यूट्यूब चैनल पे चलने वाली हैं। आपको हर एक प्रकार का इंफॉर्मेशन, गाइडलाइन, आपकी क्लासेस, सब कुछ इस पे मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ भी इसको साझा जरूर करिए। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।